एक समय की बात है, एक गांव में रामदीन नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम शौर्य था। अरे सुनती हो, आज मुझे राजमहल जल्दी जाना है। आज राजमहल में कोई बहुत बड़ा उत्सव है, तो मुझे राजा जी के शाही बाग की साफ सफाई करना है। अरे रुकिए तो, आ रही हूँ, बस आपका खाना ही बांध रही हूँ। रामदीन राजा जी के महल में बाग की सफाई का काम करता था। ये लीजिए आपका खाना। और शौर्य कह रहा था कि उसे आपके साथ महल जाना है। उसने कभी भी महल अंदर से नहीं देखा है, तो वह कह रहा था कि पिताजी से कह देना कि वह मुझे ले जाएं। हाँ ठीक है, लेकिन सुरैया है कहाँ? बहुत समय से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कुछ देर पहले ही तो खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। उसी दिन राजकुमार बिना किसी को बताकर घोड़सवारी के लिए निकल जाते हैं और वह घुड़सवारी करते करते उनका घोड़ा उनके काबू में नहीं रहता है और वह गिर जाते हैं। तभी शौर्य वहाँ आता है और उन्हें उठाता है और उनसे पूछता है, मित्र, तुम कैसे गिर गए? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? चलो मेरे घर, मैं तुम्हारी मलहम पट्टी करता हूँ। वह दोनों लोग शौर्य के घर चले जाते हैं। तभी रामदीन कहता है, राजकुमार जी, यह आपको क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लगी? क्या सुरैया ने आपको कुछ किया है क्या? नहीं रामदीन जी, सुरैया ने कुछ नहीं किया। मैं ही बिना किसी को बताकर घोड़सवारी करने के लिए निकल गया था। तभी रास्ते में घोड़सवारी करते करते मैं गिर गया। रामदीन अपनी साथ राजकुमार को साथ लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं और राजा जी के दरबार में जाकर सारी बातें बता देते हैं। तब राजा जी कहते हैं, राजकुमार, यह आपका क्या बचपना है? आखिर कब आप इस शरारतें करना छोड़ोगे? आपकी ये शरारत की वजह से आपके साथ और भी बहुत कुछ हो सकता था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं आपको यह वचन देता हूँ, आगे से आपकी सारी बातें माना करूँगा और आपको बिना बताकर मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। राजा जी, आप अब राजकुमार को माफ भी कर दीजिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, मंत्री जी की कहने पर मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रहे, कोई भी गलती मत करना जिससे आपके ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आए। समझे आप? अब आप जाइए। रामदीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बेटे को बचाया। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। बोलिए, आपको क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपके बेटे को सही सलामत आप तक पहुंचा दिया, बस यही काफी है मेरे लिए। ठीक है रामदीन जी, जब आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े, आप बिना कोई संकोच किए मुझसे मांग सकते हो। इतना कहकर वह लोग चले जाते हैं और अगली सुबह रामदीन अपने साथ अपने बेटे को लेकर आता है और राजकुमार चंद्रशेखर आ जाते हैं। मुझे माफ करना सुरैया, मैं तुम्हें कल धन्यवाद नहीं बोल सका। क्या तुम मेरे मित्र बनोगी? हाँ राजकुमार, मैं आपका जरूर मित्र बनूंगा। भला आपकी मित्रता को मैं कैसे मना कर सकता हूँ? उस दिन से वह लोग साथ में खेलने लगे, साथ में रथ चलाने के लिए चल देते हैं और साथ तीर अंदाजी भी करते। उन दोनों में अच्छी मित्रता हो गई और इसी तरह समय बीतता जाता है। और एक दिन राजा जी राजकुमार चंद्रशेखर को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो और अब तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाना होगा, जहाँ से मैंने और तुम्हारे दादाश्री ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो अब तुम्हें भी उन गुरुजी के आश्रम में जाना है और शिक्षा प्राप्त करना है। जी पिताजी, जैसा आप कहें, मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवश्य ही जाऊंगा। लेकिन पिताजी, मैं आश्रम जाने से पहले एक बार सुरैया से मिलना चाहता हूँ, तो क्या मैं उससे मिलने जा सकता हूँ? हाँ पुत्र, तुम सुरैया से मिलने अवश्य जा सकते हो। महाराज से आज्ञा पाकर वह शौर्य से मिलने के लिए चल देते हैं और शौर्य के पास आ जाते हैं और शौर्य से कहते हैं, सुरैया, मैं गुरुकुल जा रहा हूँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं तुमसे आज से 10 साल बाद ही मिल पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि एक बार तुमसे मिलकर जाऊं। हाँ, ये तुमने अच्छा किया। और तुम शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही तो जा रहे हो, तो कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखना। और 10 साल जल्द ही बीत जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। बस तुम कहीं मुझे भूल मत जाना।
यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारी मित्रता मुझे अपने प्राणों से प्रिय है। यह सारी बातें करने के बाद राजकुमार चंद्रशेखर गुरुकुल के लिए अपने रथ पर सवार होकर चल देते हैं और वह गुरुकुल पहुंच जाते हैं। स्वामी जी, महाराज ने अपनी तरफ से सादर प्रणाम भेजा है। वह राज्य के किसी काम के लिए अन्य राज्य में गए हैं, तो उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा है। अरे कोई बात नहीं, बताइए आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ और राजकुमार का आज यहाँ गुरुकुल में आना कैसे हुआ? स्वामी जी, महाराज ने राजकुमार को आपके पास से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है, इसलिए राजकुमार आज से यहाँ आए हैं। ठीक है, राजकुमार जी की शिक्षा मैं आज से ही शुरू कर दूंगा। मंत्री जी, अब आप जा सकते हो। स्वामी जी के इतना बोलने के बाद मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमार जी गुरुकुल में अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। वहाँ वह धनुष बाण चलाना सीखते हैं, नैतिक शिक्षा सीखते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और दूसरी तरफ शौर्य भी पाठशाला जाकर पढ़ता है, लेकिन वह कुछ दिनों से पाठशाला नहीं जा रहा होता है। फिर एक दिन वह पाठशाला आता है और मास्टर जी उससे पूछते हैं, सुरैया, तुम तो पढ़ने में इतने होशियार हो, फिर तुम पाठशाला प्रतिदिन क्यों नहीं आ रहे हो? आखिर क्या समस्या है बेटा? मास्टर जी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिसकी वजह से मुझे ही महल में जाकर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं पाठशाला प्रतिदिन नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मैं अपना नाम कटवाना चाहता हूँ। वाह बेटा, तुम इतनी छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गए हो। सच में तुम होशियार विद्यार्थी के साथ साथ एक जिम्मेदार बेटे भी हो। मास्टर जी से इतना बोलने के बाद वह वहाँ से घर के लिए चल देता है और इसी के साथ साथ समय भी गुजरता जाता है और 10 साल भी बीत जाते हैं। राजकुमार की शिक्षा भी पूरी हो जाती है और वह अपने गुरुजी के पास जाते हैं। पुत्र, तुम्हारी शिक्षा आज समाप्त होती है। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तुम उनके सही सही जवाब देना। जी स्वामी जी, आप प्रश्न पूछिए। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप पुरुष का मित्र कौन है? दान। धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है और यश का मुख्य स्थान दान है। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र, जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान है स्वामी जी। आलस क्या है? धर्म न करना आलस है। सुखी कौन है? जो ऋणी न हो। सच्चा स्नान क्या है? जो मन का मैल धो दे। काजल से भी काला क्या है? कलंक। लोग में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया श्रेष्ठ धर्म है। किसको बस में रखने से सुख नहीं होता? मन को स्वामी जी। लज्जा क्या है? ना काम करने योग, काम से दूर रहना ही लज्जा है। दया क्या है? सबके सुख की इच्छा करना ही दया है। राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या है? पराजय ही राष्ट्र की मृत्यु का कारण है। ये राजकुमार, वास्तव में ब्रह्मांड का प्रमाण क्या है? शिक्षा, कुल, चरित्र या शास्त्र ज्ञान? ये गुरुवर, शिक्षा, कुल, चरित्र या शास्त्र ज्ञान ब्राह्मणत्व को प्रमाण नहीं करता। ब्राह्मणत्व का प्रमाण निसंदेह चरित्र ही है, क्योंकि अच्छे चरित्र वाला सूत्र उस ब्राह्मण से अच्छा है जो जन्म से तो ब्राह्मण है और शास्त्रों का भी ज्ञान रखता हो, लेकिन चरित्र का अच्छा ना हो। धर्म क्या नरक में है? नहीं। तो ऋषियों की विचारधारा में है? नहीं, क्योंकि किसी एक ऋषि की विचारधारा दूसरे ऋषि की विचारधारा से नहीं मिलती है। उनके बीच मतभेद होते हैं। किसी भी ऋषि के पास संपूर्ण सत्य नहीं है। तो धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? व्यक्ति के हृदय की गुफा में। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सभी को पता है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, किंतु वह सभी यही मानते हैं कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। ये राजकुमार, आज तुमने मेरे सभी प्रश्नों के एकदम सही सही जवाब दिए हैं। आज तक कोई विद्यार्थी मेरे इन सभी प्रश्नों के सही जवाब नहीं दे पाया, किंतु तुमने सही दिए। अब तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हुई। यह सब तो आपकी दी हुई शिक्षा है।
और मैं आपकी ही वजह से ये सब सीख पाया, जिसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ स्वामी जी। पुत्र, अब तुम एक राजा बनने के योग्य हो गए हो। अब तुम अपने राजमहल जा सकते हो और अपनी संपूर्ण प्रजा की सेवा कर सकते हो। स्वामी जी से मिलने के बाद राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं और अपने राजमहल जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ समय पश्चात वह राजमहल पहुँच जाते हैं। पुत्र, तुम गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आ गए हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अब इस राज्य की सेवा करो और मैं अब इस उम्र में हरि भजन करूँ। हाँ पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मैं आपके तरह ही इस राज्य की सेवा करूँगा। महाराज राजकुमार को राजा बना देते हैं और यह बात गांव में सभी लोगों को बताने के लिए ऐलान करा दिया जाता है। सुनो सुनो सुनो, राज्य के सभी लोग सुनो। आज से हमारे नए राजा चंद्रशेखर जी हैं। वही आज से हमारे राज्य के कर्ता धर्ता हैं। सुना है राजा चंद्रशेखर जी बहुत ही ज्ञानी हैं। उन्होंने गुरुकुल के स्वामी जी के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर को आज तक कोई भी नहीं दे सका। अरे वाह, फिर तो हमारे नए राजा बहुत ही होशियार और समझदार हैं। अब तो हमारे राज्य के भाग खुल गए। वहाँ खड़ा शौर्य उन लोगों की यह सारी बातें सुन रहा था। वह उन लोगों से कहता है, अरे भाइयों, चंद्रशेखर तो मेरा बचपन का मित्र है। हम लोग साथ में खेला करते थे, साथ में घूमा करते थे और मैंने ही उसे एक बार बचाया था। लगता है ये सुरैया पागल हो गया है। अपनी बराबरी हमारे राजा चंद्रशेखर जी से कर रहा है। लगता है ये सुरैया खुली आंखों से सपने देख रहा है, या तो हम लोगों को पागल समझ रहा है जो इसकी इन फालतू बातों में आ जाएंगे। वह लोग शौर्य के ऊपर हंसने लगते हैं और शौर्य वहाँ से उदास होकर चला जाता है और अपने घर आ जाता है और उसकी माँ उसे उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे, या तुम्हारे साथ कोई घटना घट गई है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है चंद्रशेखर राजा बन गया है। अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। और तू खुश होने की जगह उदास होकर बैठा है। क्या तू खुश नहीं है चंद्रशेखर के राजा बनने से? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। भला मैं क्यों बुरा मानूंगा। लेकिन जब मैंने गांव वालों के सामने यह कहा कि चंद्रशेखर मेरा बचपन का मित्र है, तो सभी लोग मुझ पर हंसने लगे कि मैं पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ। शायद सही ही कह रहे हैं, वो मेरे बचपन का मित्र था, अब तो वह राजा बन गया है, तो शायद वह मुझे भूल ही गया होगा। नहीं बेटा, वह भूला नहीं होगा, उसे समय नहीं मिला होगा बस, वरना वह अवश्य ही आता। तो क्या हुआ अगर वह नहीं आ पाया? तो तुम उसको बधाई देने के लिए उसके पास चली जाओ। सुनीता की बात सुनने के बाद वह राजमहल की ओर चल देता है और रास्ते में जाते जाते वह खुद से कहता है, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन चंद्रशेखर मुझे पहचानेगा भी नहीं। अब तो वह राजा बन गया है और वह बड़ा भी हो गया है। भला वो मुझे क्यों ही पहचानेगा? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वह मेरे बचपन का मित्र है, वह मुझे अवश्य ही पहचानेगा। शौर्य अपने आप से यह सारी बातें करते हुए राजमहल पहुंच जाता है। वहां उसे पहरा दे रहे सैनिक रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, कहाँ घुसे चले आ रहे हो और किससे मिलना है? किसकी अनुमति से यहाँ आए हो? मुझे चंद्रशेखर से मिलना है। मैं उसके बचपन का मित्र हूँ। उनसे जाकर कहो कि सुरैया आया है। ठीक है, रुको, मैं महाराज से पूछकर आता हूँ। पहला सैनिक महाराज को सूचित करने के लिए अंदर चला जाता है और बाहर खड़ा दूसरा सैनिक शौर्य का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारी हालत देखकर लगता तो नहीं है कि तुम महाराज के बचपन के दोस्त हो। जरूर तुम कोई पागल हो जो धोखे से यहाँ आ गया। सैनिक से अपना अपमान सुनने के बाद शौर्य वहाँ से चला जाता है और पहला सैनिक महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज, महल के दरवाजे पर एक व्यक्ति आया है। वह खुद को आपका बचपन का मित्र बता रहा है और उसने अपना नाम सुरैया बताया है। क्या सुरैया आया है? वह राजमहल के दरवाजे पर है। राजा चंद्रशेखर स्वयं शौर्य से मिलने के लिए चल देते हैं और वह दरवाजे पर आते हैं और उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता है और वह उस सैनिक से पूछते हैं, सैनिक, जो व्यक्ति यहाँ खड़ा था वह कहाँ गया? वही मेरे बचपन का मित्र था।
महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा वह व्यक्ति पागल है, इसलिए मैंने उसका मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से वह यहाँ से चला गया। सैनिक, तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा अपराध किया है, तो मैं तुम्हें बाद में सजा देता हूँ। जाओ जल्दी से रथ लेकर आओ। राजा जी अपने सैनिकों के साथ मिलकर शौर्य के घर के लिए चल देते हैं और कुछ समय पश्चात वह शौर्य के घर पहुंच जाते हैं। शौर्य अपने घर के सामने उदास बैठा था। तभी राजा जी उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सुरैया मेरे मित्र, मुझे माफ कर दो। मैं अपने सैनिक की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, उसे पता नहीं था। कोई बात नहीं मित्र, मुझे उस सैनिक से कोई शिकायत नहीं, और अगर उसकी जगह कोई और व्यक्ति भी होता तो वह व्यक्ति भी वही करता जो उसने किया है। लेकिन तुमने आज मेरे यहाँ आकर यह साबित कर दिया कि मित्र चाहे कितने भी दूर रहे, लेकिन सच्ची मित्रता कभी नहीं भूलते। गांव के सभी लोगों को यकीन हो गया कि शौर्य झूठ नहीं बोल रहा था। सही ही कहा गया है कि सच्ची मित्रता वह नहीं जो प्रतिदिन मिले जुले तभी मित्रता बनी रहेगी, बल्कि सच्ची मित्रता वह है कि दोनों मित्र कितने भी दूर रहें लेकिन कभी एक दूसरे को नहीं भूलें।